हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कार्बन क्लासेस। आज मैं नीलम शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर का एक और टॉपिक जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी स्पेसिफिक, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों को लगेगा। ओके, हम लोगों ने क्या किया था, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ क्लास 12th से जो हम लोगों ने चैप्टर कैरी किया था उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था वो पहले मैं आप लोगों को कंफर्म करना चाहती हूँ। ओके, हम लोगों ने कुछ डिजीज़ के बारे में पढ़ा था, उसमें मलेरिया पढ़ लिया था, हम लोगों ने ट्यूबरकुलोसिस पढ़ लिया था, कई सारी चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं। ओके, और लास्टली हम लोगों ने इम्यूनिटी पावर के बारे में भी एक वीडियो बनाया था, उसमें भी आपने बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ सीखा उस टॉपिक के बारे में कि व्हाट इज़ इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी क्या था? इम्यूनिटी एक तरह से ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट होता है। क्या है, हमारे एनसीईआरटी के में जो लाइन दिया हुआ उसे मैं एक बार समझाना चाहती हूँ आप लोगों को। इम्यूनिटी होता है क्या? ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट। ठीक है, एक तरह से होस्ट जो बॉडी होती है जिसके ऊपर कोई किसी भी तरह का पैथोजन अपना असर करता है, मतलब कि किसी तरह का बीमारी फैलाने की कोशिश करता है, वो होस्ट कहलाता है। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में बीमारियां फैलती हैं, आप लोग जानते हैं। होस्ट एंड वेक्टर का टॉपिक मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है आप लोग का कि क्या होता है होस्ट एंड वेक्टर। तो डिजीज कॉजिंग एक ऑर्गेनिज्म है जिसे हम लोग पैथोजन बोलेंगे। ओके, वो जब किसी बॉडी पर अपना असर करता है, किसी तरह से बीमारी फैलाने की कोशिश करता है, तो वो बॉडी उसका होस्ट कहलाता है। ठीक है, तो वो बॉडी कौन सा बॉडी? वो बॉडी हुआ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी का किसी भी तरह का एबिलिटी जिससे कि वो उस बीमारी फैलाने वाले ऑर्गेनिज्म से अपना बचाव करता है, उस एबिलिटी को ही इम्यूनिटी कहते हैं। ओके, इम्यूनिटी कहते हैं। तो इम्यूनिटी इज द पावर ऑफ ह्यूमन बींग्स और द होस्ट ऑफ मतलब एनी एनिमल दैट फाइट्स अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ओके, ये हुआ इम्यूनिटी हमारा। तो ये इम्यूनिटी के बारे में हम लोग आगे क्या कंटिन्यू करने वाले हैं। इम्यूनिटी हमारे अंदर दो तरह की होती है, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वो भी मैंने आप लोग को लास्ट टाइम कंप्लीट करवाया था। ओके, उसके बारे में हमने डिफरेंस भी किए थे। इनेट इम्यूनिटी कौन सा इम्यूनिटी होता है? जो कि हमारे अंदर सिंस बर्थ प्रेजेंट होता है। ओके, बचपन से, जन्म से हमारे अंदर वो मौजूद होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर वो नहीं मौजूद होता है, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हमेशा रहते हैं। ओके, और यही एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है कि हम लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारे अंदर धीरे धीरे एबिलिटी आने लगती है, किसी भी तरह की बीमारी से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर आने लगती है धीरे धीरे करके। ओके, तो वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, और अगर हम लोग इनेट इम्यूनिटी की बात करें तो इनेट इम्यूनिटी जैसा कि मैंने बोला कि वो सिंस बर्थ हमारे अंदर प्रेजेंट होता है। तो सिंस बर्थ यानी कि वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। ओके, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम लोग कह सकते हैं, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कह सकते हैं, ये सब हम लोग अभी अभी डिस्कस करेंगे। ओके, उसमें होता क्या है कि हमारे बॉडी में जितनी भी तरह की बीमारियां आएंगी उनके लिए हमारा बॉडी पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहता है कि हम लोग किसी तरह से बच सकें उस बीमारी से। ठीक है, जन्म से ही हम लोग किसी तरह से प्रिपेयर्ड रहते हैं कि हमारे अंदर वो बीमारी जल्दी से घर नहीं कर पाएगी, हम लोग बच जाएंगे उससे। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। तो ये तो कोई एक पर्टिकुलर जगह के लिए नहीं हुआ, पर्टिकुलर बीमारी के लिए नहीं हुआ, कई तरह की बीमारियों का कॉम्बिनेशन है। ओके, कई तरह की बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमें इनेट इम्यूनिटी दे रहा है। तो इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट टाइम किया है ये टॉपिक। इनेट इम्यूनिटी इज द नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। और यही अगर हम लोग बोले एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी तो हमारे अंदर बर्थ के बाद आता है, धीरे धीरे करके डेवलप करता है। यानी कि हम लोगों के अंदर मान लीजिए कि कोई बीमारी आ रही है तो एक बार वो आ जाएगी, दोबारा आने के लिए उसे सोचना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमारा इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग है तो एक बार अगर कोई बीमारी आ भी गई तो दूसरी बार आने के लिए उसे सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा इम्यूनिटी बूस्ट हो चुका है उसको लेकर के। ठीक है, जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल कोरोना अभी अभी महामारी के रूप में आया था, मतलब अभी भी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि ख़त्म हो चुका है। कोरोना वायरस से जो लोग लड़ चुके हैं, जिनके अंदर मतलब इम्यूनिटी पावर डेवलप कर गया है, उसके लिए क्या कहा गया कि वो लगभग 3 महीने तक सिक्योर रह पाएंगे, उन्हें किसी भी वैक्सीन की भी ज़रूरत नहीं है उस बीमारी से फिर से लड़ने के लिए, क्योंकि अप टू 3 मंथ्स फिर उसमें वो बीमारी नहीं आ सकती क्योंकि उनका इम्यूनिटी पावर बन चुका है। ठीक है, तो वो क्या था, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी था कि नहीं? क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी इसलिए हम लोग उसे कहेंगे क्योंकि एक पर्टिकुलरली हमें वो बीमारी पहले हुई, उसके बाद हमारे अंदर धीरे धीरे उसके मतलब एंटीबॉडीज विकसित होने लगे, हम लोग
इम्यून होने लगे उस बीमारी को लेकर के, जब वो बीमारी हमारे अंदर से गई तो फिर दोबारा हमारे अंदर वो जल्दी नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमारे अंदर एक तरह का नया इम्यूनिटी पावर विकसित हो गया, जिसे हम लोग बोलेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी पावर। क्यों? क्योंकि वो हमारे बचपन जन्म से तो नहीं था, वो तो बाद में डेवलप किया ना, आफ्टर बीमारी आने के बाद वो डेवलप किया, और एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए वो डेवलप करता है, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक इन नेचर। ओके, तो एक्वायर्ड है स्पेसिफिक इन नेचर और इनेट है नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। ओके, इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट टर्म करेंगे कि कौन सा स्लो होता है कौन सा फास्ट होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो इनेट इम्यूनिटी होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। ठीक है, फास्टली वो वर्क करता है हमारे बॉडी में, अगर वो एक्टिव है तो वो काफ़ी फास्टली वर्क करेगा, और यही एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, वो स्लोली वर्क करता है। ठीक है, धीरे धीरे करके वो विकसित होता है हमारे अंदर। तो यहाँ तक तो मैंने आपको लास्टली अपने वीडियो में बता ही दिया था, लेकिन फिर भी मैंने एक बार रिवाइज कर दिया। ओके, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट टर्म करते हैं, अपने इनेट इम्यूनिटी को थोड़ा सा हम लोग डिटेल करते हैं कि क्या होता है। ठीक है, देखिए इनेट इम्यूनिटी। ओके, इनेट इम्यूनिटी क्या है? इनेट इम्यूनिटी इज प्रेजेंट सिंस बर्थ, जैसा कि मैंने आपको फर्स्टली बताया। तो इसे हम लोग सबसे पहले इस तरह से कर ही लेते हैं, प्रेजेंट सिंस बर्थ। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग इसमें क्या करेंगे, इट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, क्योंकि ये तो किसी भी तरह की बीमारी के लिए काम कर सकता है ना, ये कोई एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए नहीं है हमारे अंदर। ठीक है, किसी भी तरह के पैथोजेन से हमें बचाने का काम ये कर सकता है, और साथ ही साथ ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूव्ड होता है। ठीक है, फास्ट होता है। ये तो हो गए इसके कुछ नॉर्मल फीचर्स इनेट इम्यूनिटी के। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा डिवाइडेशन करते हैं। ओके, ये जो होता है ये कुछ लेवल्स पर होता है। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम लोग कहते हैं एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। ठीक है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जब हम लोग कहेंगे तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में चला जाएगा। तो जैसे कि बात क्या है कि हमारे अंदर जो विकास होता है इम्यूनिटी का, वो दो तरह से होता है, एक इनेट की तरह और एक एक्वायर्ड की तरह। ठीक है, लेकिन इसमें भी हम लोग कहेंगे कि कुछ लाइंस हैं, कुछ मतलब कि क्या कह सकते हैं, एक तरह से बॉर्डर्स हैं। ठीक है, बॉर्डर्स हैं, तो क्या कह सकते हैं, इसमें हम लोग दो डिवाइडेशन करते हैं, एक हो जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और एक हो जाता है द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, दो तरह का डिवाइड करते हैं हम लोग इस टर्म को, इनेट इम्यूनिटी को। ओके, अब देखिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में है कि नॉर्मल सी थिंग्स एकदम है। नॉर्मल सी थिंग्स में हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज फिजिकल बैरियर एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर, जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक में काफ़ी क्लियरली दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में दो टर्म्स आते हैं, एक है फिजिकल बैरियर और एक है फिजियोलॉजिकल बैरियर। ओके, फिजिकल बैरियर एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है ये दोनों, इन दोनों को पहले हम लोग डिस्कस अच्छे से करते हैं। क्या है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस? देखिए, हम लोगों के अंदर अगर कोई पैथोजन आने की कोशिश करेगा ना, तो सबसे पहले उसे किससे लड़ना पड़ेगा? बोलिए, कौन से भाग से लड़ना पड़ेगा? हमारे सबसे पहले उसे हमारे स्किन से लड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर हमारा स्किन, देखिए अगर आपका कोई भाग कट जाता है, ठीक है, अगर कोई भाग कट जाता है, अगर मतलब किस तरह की चोट आपको आ जाती है, तो सबसे पहले हम लोग क्या सलाह देते हैं कि उसको सबसे पहले हम लोग सैनिटाइज करेंगे, मीन्स कि डेटॉल वगैरह से साफ करेंगे, और उसके बाद उसे हम लोग क्रीम वगैरह दवा लगा करके उसे हम लोग बैंडेज कर देंगे। यही काम तो करते हैं ना। और अगर हम लोग उसे बैंडेज नहीं करेंगे, जस्ट आफ्टर कटिंग, मतलब तुरंत बाद अगर हम लोग उसे मलहम पट्टी नहीं करेंगे, नहीं बांधेंगे, तो क्या प्रॉब्लम होगा? सोचिए, आप लोग क्या समझ सकते हैं इस बात से, क्या प्रॉब्लम आ सकती है अगर हम लोग नहीं उसको बैंडेज करेंगे? तो उसके कारण क्या प्रॉब्लम होगी कि सिंस की वहाँ का स्किन तो हमारा हट गया, ठीक है, हमारा स्किन वहाँ का हट गया, तो स्किन हटने के कारण वो वाला भाग हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट विथ पैथोजेंस आ जाएगा। होगा या नहीं होगा? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में आप लोग जानते हैं कि कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स घूमते रहते हैं
और वो हमारे लिए हार्मफुल हैं, ठीक है। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो सकते हैं? वो बैक्टीरियाज हो सकते हैं, वो वायरस हो सकते हैं, वो फंगस हो सकते हैं, एनीथिंग हो सकते हैं, प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जब वो घूम रहे हैं तो उन्हें तो बस जगह चाहिए ना, उन्हें तो बस जगह चाहिए हमें बीमार करने के लिए। अगर हमारा वो एरिया डायरेक्ट कांटेक्ट विथ एटमॉस्फेयर रह जाए तो प्रॉब्लम होना ही होना है, इसीलिए तो उसे बैंडेज किया जाता है। अगर बैंडेज ना करें तो तुरंत हमारे अंदर वो पैथोजन इन कर जाएगा और हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। तो क्लियर है ये टॉपिक। तो इस तरह से हमारा स्किन हमारे लिए प्रोटेक्शन कवर करता है, ठीक है। तो स्किन जो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर है हमारे बॉडी का, सबसे ज़्यादा आउटर मोस्ट लेयर है स्किन। आखिरकार वो स्किन किस चीज़ का बना है कि वो इतना ज़्यादा हमारे लिए डिफेंसिव इन नेचर है? क्यों हमें इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहा है? बिकॉज ऑफ केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, एपिथेलियल टिश्यू से वो बना हुआ है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? स्किन किससे बना हुआ रहता है हमारा? स्किन में जो टिश्यूज़ मौजूद हैं वो टिश्यूज़ कैसे टिश्यूज़ हैं? वो टिश्यूज़ हैं हमारे दैट इज कॉल्ड केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। तो इसलिए वो स्किन हमारे लिए बैरियर का काम करता है, फिजिकल बैरियर का काम करता है, ओके। फिजिकल बैरियर, क्योंकि सबसे पहले तो वही सहारा दिया ना हमें, सबसे पहले तो उसी से हमारा बचाव हुआ। तो इस तरह से हम लोग उस पैथोजन से बच सकते हैं, ओके। तो ये अगर हम लोग फर्स्टली फिजिकल बैरियर की बात करें तो फिजिकल बैरियर में क्या क्या टर्म्स आते हैं? फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर में सबसे पहला टर्म तो हमारा आता है स्किन, ओके। स्किन जो कि किससे बना हुआ है? स्किन बना हुआ है केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ओके। केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से बना हुआ है हमारा स्किन। तो ये स्किन, इसमें केराटिन है, ठीक है, जिसके कारण हमें प्रोटेक्शन मिलता है, हमारे अंदर किसी भी तरह का पैथोजन आसानी से इन नहीं कर सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ स्किन के अलावा और क्या भाग हैं? आप लोग जानते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं हमारे बॉडी में, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो हमारे हर एक ऑर्गन का, हर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट का एक्सटर्नल एंड इंटरनल लाइनिंग्स बनाता है, ठीक है। मतलब ऊपरी सतह और इंटरनल लाइनिंग्स सब वो बनाता है, ठीक है। तो सभी भागों में ये मौजूद हैं, एपिथेलियल टिश्यूज मौजूद हैं, हर एक स्पेशल ऑर्गन्स में ये एपिथेलियल टिश्यूज मौजूद हैं। तो हर एक स्पेशल ऑर्गन में पहुंचने से पहले अगर मान लीजिए हमारे स्किन से वो पैथोजन अंदर चला भी गया तो अंदर जाकर भी उसे हर एक ऑर्गन के एपिथेलियल टिश्यू से लड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब वो एपिथेलियल टिश्यू से अंदर जाने नहीं देगा, ठीक है। जब तक उस एपिथेलियल टिश्यू में किसी तरह का कट वगैरह ना नहीं होगा या किसी तरह का डैमेज नहीं होगा तब तक वो पैथोजन अंदर नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये एपिथेलियल टिश्यू जहाँ जहाँ भी मौजूद है, लाइनिंग्स पर या सतह पर कहीं पर भी मौजूद है, तो वहाँ वहाँ हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फिजिकल बैरियर काम करेगा, ओके। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फिजिकल बैरियर कहाँ कहाँ पर है ये देख लीजिए। सबसे पहला तो स्किन मैंने बताया, ओके, पहला स्किन है। दूसरा नाम हमारे एनसीईआरटी के थ्रू दिया हुआ दैट इज म्यूकस मेम्ब्रेन, ओके, म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि हमारे स्टोमक में मौजूद होता है, ओके। साथ ही साथ हम लोग कहेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। साथ ही साथ हम लोग बोलेंगे दैट इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, ओके, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, ओके। तो ये कुछ जगह हैं जिसके बारे में आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। तो ये कुछ स्पेशल टर्म्स है जहाँ जहाँ पे एपिथेलियल टिश्यूज मौजूद होते हैं जो कि फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अगर कोई बच्चा बचपन से ही इम्यूनिटी पावर किसी का स्ट्रॉन्ग है,
सिंस बर्थ से ही स्ट्रॉन्ग है तो वो बच्चा जल्दी बीमार नहीं पड़ता है, बड़े होने तक भी वो जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। इसलिए उस बच्चे के लिए कहा जाता है कि उसका इम्यूनिटी पावर बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो वो क्यों है? क्योंकि उसका ये सारा जो बैरियर्स है, म्यूकस मेम्ब्रेन के पास, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पास, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के पास या यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट के पास जो भी एपिथेलियल टिश्यूज है वो उसे फिजिकल बैरियर प्रोवाइड कर रहा है, जिसके कारण कोई पैथोजन उसके अंदर जा नहीं सकता है। ठीक है, तो ये तो सबसे पहली बात कि उसे दरवाजा ही नहीं मिला जाने के लिए, तो जब वो अंदर जा ही नहीं पाया तो बीमार कहाँ से करेगा, तो पैथोजन बीमार नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब हम लोग करेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का द नेक्स्ट वन टॉपिक, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का द नेक्स्ट वन टॉपिक दैट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है? डिफरेंट तरह के लिक्विड्स का सेक्रेशन। ओके, डिफरेंट तरह के लिक्विड्स का सेक्रेशन, जैसा कि मैंने नाम बताया उस तरह से आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि ये लिक्विड्स आखिर क्या हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं ये लिक्विड्स जो कि हमारे अंदर से सेक्रेट होते हैं और साथ ही साथ हमें बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और वो इम्यूनिटी कैसा इम्यूनिटी है बताइए? वो इम्यूनिटी हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम करता है। ओके, फिजियोलॉजिकल बैरियर, तो वो सेक्रेशंस क्या है? चलिए अब हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका डिटेल्स लिखेंगे, सेक्रेशंस ऑफ द बॉडी। ओके, सेक्रेशंस ऑफ द बॉडी। अब सबसे पहला सेक्रेशन आपके दिमाग में क्या आया? नाम बोलिए, क्या नाम आ सकता है? सबसे पहला सेक्रेशन, सबसे पहला सेक्रेशन हमारा आता है दैट इज सलाइवा। सलाइवा हमारे अंदर से सेक्रेट होता है। ओके, सलाइवा, सलाइवा जो है हमारे सेलिवरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है। ओके, तो सलाइवा क्या काम करता है? सलाइवा हमें इम्यूनिटी पावर देता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर देता है। ओके, फिजियोलॉजिकल बैरियर बनाता है। सलाइवा में क्या मौजूद होता है जिसके कारण ये ऐसा करता है? सलाइवा में कुछ स्पेशल टर्म मौजूद है दैट इज लाइजोजाइम। ठीक है, एक तरह का एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है लाइजोजाइम, जो कि एंटीबैक्टीरियल इन नेचर होता है। अगर जैसा कि मैंने आपको बोला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम लोग कर रहे हैं, फिजिकल बैरियर से पैथोजन इन कर गया किसी तरह से। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला हमें किसी तरह की इंजरी हुई है, ठीक है, कट गया, कटने के बाद हमने बैंडेज नहीं किया, पैथोजन इन, तुरंत बाद पैथोजन इन हो गया। अब क्या होगा कि वो अंदर तो चला गया, अब उसे क्या होगा कि अब उसे तरह तरह के लिक्विड्स मिलेंगे। ठीक है, बॉडी के अंदर तरह तरह के लिक्विड्स मिलेंगे। लिक्विड्स कौन कौन से होंगे देखिए नाम, सबसे पहला लिक्विड सलाइवा हो गया, दूसरा लिक्विड हमारा टीयर हो गया, तीसरा लिक्विड हमारा HCl हो गया, चौथा लिक्विड हमारा और क्या हो सकता है? HCl, और एक और है दैट इज कॉल्ड मदर्स मिल्क। ओके, मदर्स मिल्क। ओके, अब देखिए, अब इन चारों को मैं डिटेल देती हूँ। सबसे पहला सलाइवा, सलाइवा हमारे सेलिवरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है। ठीक है, टीयर, टीयर हमारे आईज में, आप लोगों को पता है आईज में सेक्रेशंस होते हैं टीयर का, आंसू। ठीक है, HCl, HCl तो आप लोग जानते ही है कि वो क्या है? वो एसिड है। ठीक है, कहाँ पे सेक्रेट होता है? स्टोमक में सेक्रेट होता है। ठीक है, HCl जो कि स्टोमक में सेक्रेट होता है, उस HCl का pH कितना होता है? उसका pH होता है 1.8। ठीक है, सेक्रेटेड बाय स्टोमक, pH है 1.8 pH। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है लर्न करने के लिए। अब देखिए, सलाइवा एंड टीयर, इन दोनों में एक स्पेशल एंजाइम मौजूद होता है दैट इज कॉल्ड लाइजोजाइम एंजाइम। ठीक है, लाइजोजाइम एंजाइम। ठीक है, तो ये कुछ जो एंजाइम है जो कि एंटीबैक्टीरियल इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? एंटी बैक्टीरियल इन नेचर। ठीक है, तो सिंस के एंटीबैक्टीरियल होते हैं, बैक्टीरिया आ भी गया अंदर तो उसे अब कौन रोकेगा? उसे अब सलाइवा एंड टीयर्स रोकेंगे हमें। ठीक है, हमारे। ठीक है, क्या होता है आप लोग जानते हैं? आप लोगों के आंख में कुछ भी हल्का सा दिक्कत हो तो तुरंत आंसू आने लगता है। क्यों? क्योंकि वो आंसू दिखा रहा है कि कुछ आपके अंदर आ गया है, कुछ
फालतू चीज हमारे अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, इसलिए वो आंसू के रूप में, आंसू के साथ वो बैक्टीरिया को बाहर निकालने की कोशिश करता है, ठीक है। तो आंसू के साथ क्या बाहर निकल जाता है? कचरा बाहर निकल जाता है। जो भी बैक्टीरिया हमारे अंदर आया वो आंसू के साथ बाहर निकल आता है, ठीक है। सलाइवा में भी वही बात है हमारे। और दूसरी बात, HCl आप लोगों को पता है वो क्या करता है, स्टोमक में होता है, वो भी बैक्टीरियाज वगैरह पैथोजेंस को किल करने का काम करता है। फोर्थली, मदर्स मिल्क। मदर्स मिल्क बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है बच्चों के लिए। कहते हैं ना कि माँ का दूध सर्वोत्तम होता है बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें एक एंटीबॉडी मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? एंटीबॉडी, दैट इज कॉल्ड IgA, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी फॉर इम्यूनिटी पावर, बूस्टिंग द इम्यूनिटी पावर ऑफ द चाइल्ड। ओके, ये IgA भी एक तरह का लिक्विड ही है, मदर्स मिल्क में पाया जाता है, एंटीबॉडी है। ये क्या करता है कि इम्यूनिटी पावर बच्चों का बढ़ाता है। तो इस तरह से ये कुछ लिक्विड्स हैं जो कि क्या काम करते हैं? फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप लोग पढ़िएगा, आपको इस तरह से बहुत अच्छे से क्लियरेंस होगा और हर एक टॉपिक आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट से इसमें क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मैं चाहूँगी कि आप लोग इस तरह से कंटिन्यू करते जाइए, कंटिन्यू पढ़ते जाइए। नेक्स्टली हम लोग सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग को इस तरह से वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।